छोटी मोटी समस्याओं से आप ग्रस्त नहीं हैं, इसलिए मैं बताता हूं कि जो सबसे बड़ा झूठ है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। इतनी बड़ी डकैती तो मैं कह रहा हूं, निकारागुआ, युगांडा, ऐसे देश इतने छोटे छोटे हैं जहां 10 लाख की पॉपुलेशन, वो भी झूठ नहीं बोलते। और हम भगवान राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, हम मां सीता हैं, रामायण है, इतने सारे ग्रंथों के अलावा हमसे ज्यादा घटिया और झूठा इंसान नहीं कोई। हम सही बोलने नहीं जा रहे, हम अलग दुनिया भर की कहानियां गठा रहे हैं, लेकिन सच नहीं बोलेंगे। और अब आज ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई है कि आपको सिर्फ वो नजर आता है जो पर्दे पे है, पर्दे पे वो दिखाए जा रहे हैं जो दिखाना है। घटनाओं को देखिए तब समझ में आएगा कि राजा कर क्या रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको यह गलतफहमी हो कि इस राजा के बारे में कह रहा हूं, तो इस पूरी भारतीय राजनीति में मैं आज भी वो नहीं है, वो जब तक थे उनका कोई वंशज दूर दूर तक नहीं है। मैं आज भी कोई सभा ऐसी नहीं होती कि मैं उनका नाम न लूं। मैं मानता हूं उस दौर में मैंने उन्हें बहुत पास से देखा है। ऐसा नहीं था कि आपके बीच में चाणक्य नहीं थे और चाणक्य आके चले गए। भारतीय राजनीति का, इस वोट की राजनीति के बावजूद भी एक ऐसे चाणक्य को जानता हूं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उनके बारे में इतना बोला, मुझे यह कभी जिंदगी में नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी इनकाउंटर होगा। हैदराबाद में डॉक्टर मोहन गुप्ता साहब हैं, रिनाउंड डॉक्टर हैं। उन्होंने आर.एस. चौहान की तरह एक काम पकड़ लिया है कि पुष्पेन जी बताइए किस किस को मैं बुला सकता हूं। अकेले डॉक्टर हैं, आरोग्य नाम का हॉस्पिटल चलाते हैं, बहुत मजे के आदमी हैं। उन्होंने, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं ऐसा हो सकता है क्या। उन्होंने, मैं गया तो उन्होंने कहा कि पुष्पेन जी यहां देश के इस पूरे इलाके के बहुत सारे डीआईजी, आईजी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपसे एक इंटरेक्शन चाहते हैं, कुछ बातों पे उनका क्लैरिफिकेशन है, कुछ वो आपसे डाउट करना चाहते हैं। आई लव दैट। मैंने कहा वंडरफुल, ये तो जरूर करेंगे। कोई 15-20 रिटायर्ड डीआईजी, आईजी और एक साहब मेरे बराबर में बड़े खामोशी से बैठे हुए थे। मैं ये बात कह ही रहा था, कहते कहते मैंने अपने असली चाणक्य का नाम ले दिया। आप में से बताइए कौन हो सकता है। और इस राजा को यह बात पता है, मैं इससे खुश हूं। आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, दुख नहीं है मुझे। इस दौर की 70 साल की राजनीति में, इस चुनावी राजनीति में एक चाणक्य पैदा हुआ। उसके पास कार्यकाल कम था, जीवन कम था, दोनों ही चीजें कम थी। लेकिन क्या परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि राजीव गांधी की हत्या हो गई, तो उनकी हत्या के बाद वो जो मोहतरमा है 272, उनको लगा कि हमने अगर कांग्रेस पार्टी में किसी युवा को अगर सत्ता पे बिठाया तो वो कोई ताकतवर न हो जाए, बड़ा न हो जाए। तो उस वक्त की हम पत्रकारिता के कारण ये सारी घटनाएं पता है। तो ये तय हुआ पार्टी ने कि किसी ऐसे आदमी को बिठाओ जिसके पास समय कम हो, ऐसे को बिठाओ। एक आदमी अपनी हार्ट की ओपन सर्जरी करा के बिस्तर पे लेटा हुआ था। बताया गया कि उसकी सर्जरी ठीक हो गई है, लेकिन उम्र उसके साथ नहीं थी, कम थी। इसको बना देते हैं ताकि ये जो इस समय एक उनके जाने से जो शून्य क्रिएट हो गया है और सत्ता में डायरेक्ट तौर पे मैडम को आना है, तो कहीं कोई दूसरा माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट जैसा न पैदा हो जाए। तो उनका इसको बना दो प्रधानमंत्री। अब ये शुद्ध डेस्टिनी है, जिससे इतनी नफरत थी
कि उससे मिलने नहीं जाते थे लोग। लेकिन उस सिचुएशन में वही आदमी काम का लगा। लेकिन डेस्टिनी को देखिए, जो दूर दूर तक नहीं हो सकता था, कहीं कोई लेना देना नहीं था, ऐसी चुनौती के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं ने एक नाम सजेस्ट किया कि इसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, इसके पास समय कम है, ये जल्दी चला जाएगा, इस बिठा दीजिए, इस बीच में खेल कर लेंगे हम लोग। उन्होंने यही गलती करी। उस आदमी का नाम था पीवी नरसिम्हा राव। आपको अंदाजा नहीं है, भारत माता की जय ये एक भाव तो हो सकता है, इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। केसरिया पे किसी का कॉपीराइट नहीं है कि केसरिया डालने के बाद ही भारत माता की जय होगी और उसी से हिंदुत्व पता होगा, उसी से सनातन पता होगा, ऐसा नहीं है। वही आदमी था जिसकी चर्चा मैंने खुले मंचों से की। उनके जाने के बाद उस पार्टी की अध्यक्ष ने इंश्योर किया, बिके हुए दलाल हिंदू उस पार्टी के लोग, कोई किसी पार्टी का सदस्य हो सकता है, इतनी दलाली, इतने में बिके तुम। उनकी मृत्यु हो गई। इंश्योर किया गया, महाराष्ट्र के एक नेता जो गृह मंत्री था उसको इस काम पे लगाया गया कि इनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होगा। और ये हमारे दौर का दुर्भाग्य है। ये जब जब आएगा इसका जिक्र होगा, उस दौर के लोग जो मौन थे उनके बारे में भी बात होगी। ऐसा नहीं है कि इतिहास किसी को माफ करेगा। आज आप अकबर का और औरंगजेब का सबका इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपने देखा, लेकिन इतिहास पढ़ के आप तय कर रहे हैं। हम सब पे भी सवाल खड़ा होगा। उस गिनती में नहीं खड़ा होना चाहता। उस महिला ने उस पार्टी के चाटुकार एक नेता को यह जिम्मेदारी दी। वो महाराष्ट्र का है, उसकी एक ही पहचान थी कि गृह मंत्री होते वक्त वो सुबह से लेकर शाम तक 5 बार सूट बदलता था। इंश्योर किया कि नरसिम्हा राव की बॉडी दिल्ली में इसकी अंत्येष्टि नहीं होगी, क्योंकि यहां अगर हो गई तो इसका स्मारक बनाना पड़ेगा। हैदराबाद भेजा। मैं बहुत तकलीफ में होता हूं जब भी ये कहता हूं, उनको निजी तौर पे जानता था। कई बार मुझसे उनकी किसी अलग विषय पे बात हुई। मैं बार बार सोचता हूं कि ये देश ऐसे लोगों पे चर्चा तक नहीं करता यार, तो कैसे आपके यहां ऐसे लोग पैदा होंगे। उस आदमी की डेड बॉडी हैदराबाद में जलाई गई। एक भी कांग्रेसी नेता नहीं गया। जिन लोगों ने अंत्येष्टि की वो भी सत्ता से इतने डरे हुए थे, अधजली लाश छोड़ के चले गए। कुत्तों ने खाया उसको। एक पार्टी की नफरत, एक लीडर की नफरत थी, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने एक ही काम किया था। उसने एक दिन अपने खांडेकर पीए से कहा, खांडेकर मैं पूजा में बैठने जा रहा हूं, जो भी अपॉइंटमेंट आए कह देना कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं। आप समझते हैं पूजा में बैठा था। वो अंदर गए, वो कुछ और कर रहे थे और जो अयोध्या में हो रहा था उसको लाइव देख रहे थे। और जब सब कुछ हो गया तो घंटी बजी, खांडेकर से कहा आप अपॉइंटमेंट दे सकते हो। तो खांडेकर चिल्लाता हुआ उनके पास गया। खांडेकर साहब नागपुर के रहने वाले थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे वो तथ्य दिखाया है जो दुनिया में किसी को पास नहीं है। वो चले गए बेचारे। उसके बाद खांडेकर ने कहा बाहर तो सारा मीडिया खड़ा है सर, तो उनका क्या हो गया? तो उनका बाबरी मस्जिद टूट गई। तो जैसे ही पहले पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सर बाबरी मस्जिद को कुछ हिंदूवादियों ने तोड़ दिया है, तो नरसिम्हा राव का जवाब था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अंदर लाइव देख रहे थे। और वो कैसेट कहां है? विजय राजे सिंधिया का नाम सुना है? आपके मध्य प्रदेश की हैं। दिल्ली में सरोजनी नगर नाम की एक जगह है, वहां वसुंधरा राजे सिंधिया का वो पूरा फार्म हाउस है। और किसी जमाने सिंधिया पॉटरी के नाम से था, वो पॉटरी बनती थी। उसी के अंदर मेरठ से एक आयुर्वेद के डॉक्टर थे।
ये सब कड़ियां इसलिए बता रहा हूं कि कुल मिला के भाव यह है कि आपको सही बात पता हो। वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे, उनको लोग जेके जैन के नाम से जानते हैं। एक बार राज्यसभा में भी गए थे। उनको ये काम दिया कि आप विदेश जाइए और जाकर के पता करिए कि वीडियो कैसे बनाए जाते हैं। वो गए और उनके नाम से एक टेलीविजन चलता था जिसे जैन टीवी के नाम से लोग जानते होंगे। बाद में उनको राज्यसभा में भी भेजा। उनके पास जो कुछ नरसिम्हा राव देख रहे थे लाइव, उसके सारे वीडियो थे। वो हमारे अच्छे मित्र थे। कई बार मैं मेरे घर के पास थे तो मैं चला जाता था, वो जो उनके टेलीविजन में डिबेट होती थी, तो पता चला कि वो कैसेट यहां नहीं है, वो अमेरिका में किसी सनातनी के पास है ताकि सुरक्षित रहे। वो चले गए। जो महत्वपूर्ण बात है जो उनके पीए खांडेकर ने दिखाई मुझे, मैं आज भी सोचता हूं, इतने ऐसे समाज में, ऐसी विकट परिस्थितियों में कोई आदमी इतनी बड़ी बदनामी मरने के बाद ले सकता है क्या? सब चाहते हैं मरने के बाद इतने अच्छे लोगों, यहां पे फोटो लगे, यहां पे सड़क बने, यही होता है। लेकिन किसी को यह पता हो कि मेरे जाने के बाद ये होगा, उसके बाद भी ये करने की उसमें क्षमता हो, कोई अद्भुत आदमी होगा। उन खांडेकर साहब ने उनके कागज निकाले, कहा पुष्पेन जी बहुत सारी सच्चाइयां तो आपको पता है, मुझे भी पता है। एक सच्चाई मुझे बाद में पता चली जो मैं आपको दिखाना दूंगा नहीं। मैंने कहा नहीं मत दीजिए, उसका नुकसान हो जाएगा। मैं कमजोर आदमी हूं, पता नहीं मेरे हाथ से कहीं दाएं बाएं ना हो जाए, किसी और के हाथ में ना पड़ जाए, ये गलत बात होगी। जो चला गया है उसके उस भरोसे को जिंदा रखना है। उन्होंने ऐसी एक टेबल थी, उस पर इतना बड़ा सफेद रंग का कागज बिछाया। अब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। उस सफेद रंग के कागज पे रेड कलर के फाउंटेन पेन से, रेड कलर के फाउंटेन पेन से जो राम मंदिर आपके इस राजा ने बनाया है, वही नक्शा नरसिम्हा राव ने टेबल पे अपने हाथ से बनाया है। कैसे कि पूरा मंदिर, क्योंकि उस वक्त तो बन चुका था, बिल्कुल वैसे ही बनाया है। तो क्या आपको लगता है कि 2014 वाले को उस नक्शे के बारे में नहीं पता है? उसने उनका काम भी किया और भारत रत्न भी उसको दिया। कोई कर सकता है ये काम?